नेक्स्ट सीन में हम ज़ीदा को वॉशरूम में देखते हैं, जो कि बहुत ही परेशान थी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। इसीलिए वो क्या करती है कि अपनी बॉटल में थोड़ा सा सौंफ डालती है और उसके अंदर पानी मिला देती है। तभी मिस्टर यूसुफ उसकी डोर पर नॉक करने लगते हैं, तो बोलती है आ रही हूँ। और जब वो डोर ओपन करती है तो वो बोलती है अरे बस आपकी ही कमी थी, मैंने बोला था ना कि मैं अभी रेंट नहीं दे सकती। तो मिस्टर यूसुफ बोलते हैं कि मैं उस वजह से नहीं आया हूँ, मैं किसी और वजह से आया हूँ। तो वो बोलती है कि बताओ फिर क्यों आए हो। तो कहते हैं कि अरे क्या मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो कहती है कि नहीं तो फिर कहती कि नहीं मुझे अंदर तो बुला लो, ऐसा करके मतलब वो कुछ भी बोल के अंदर आते हैं। तो वो बुला लेती है। उसके बाद में वो कहते हैं कि अरे तुमने घर को तो बिल्कुल वैसा ही रखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया। तो बोलती है हाँ मेरे आर्किटेक्ट से बात हुई थी पर वो पैसों पर राजी नहीं हुआ ना, इसलिए कुछ चेंज नहीं हुआ। अब ये सुनकर मिस्टर यूसुफ खड़े होते हैं और ज़ीदा के पास आकर बैठ जाते हैं और उसकी थाइस पे हाथ रख लेते हैं और बोलते हैं कि ज़ीदा देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन मानवता भी तो कोई चीज़ होती है और मेरा दिल तो कितना बड़ा है तुम तो जानती हो। वो कहती हाँ पता है। तो फिर मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि अरे ज़ीदा ऐसे मत बोलो, एक रास्ता है जिससे कि मैं तुमसे बिल्कुल भी रेंट नहीं लूँगा। ये सुनकर ज़ीदा मुस्कुराते हुए थोड़ा सा बोलती अच्छा तो बता ना कौन सा रास्ता है। तो कहते हैं कि देखो क्यों ना हम अपने पुराने सिस्टम पर लौट चले, मैं तुमसे रेंट नहीं लूँगा और बदले में तुम्हें भी तो मेरी याद आती होगी ना, तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो कहती कि हाँ मुझे तुम्हारी याद तो आती है, फिर तुम मुझसे रेंट नहीं लोगे ना। तो कहते हाँ। तो कहती ठीक है मैं वॉशरूम जाकर तैयार हो जाती हूँ, तो आप सीधा बेडरूम में चल जाओ। अब ये सुनकर मिस्टर यूसुफ तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो उछलते कूदते हुए बेडरूम की तरफ जाने लगते हैं और ज़ीदा उन्हें अदाएँ दिखाते हुए वॉशरूम में चल जाती है। और वहाँ जाते ही मिस्टर यूसुफ तुरंत अपने कपड़े उतारने लगते हैं। मिस्टर यूसुफ खुद से बोलने लगते हैं कि वाह यूसुफ तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो शेर हो शेर। इतने में ज़ीदा वहाँ आ जाती है। तो वो कहते हैं कि अरे तुमने तो कपड़े बदले ही नहीं। तो ज़ीदा कहती है कि अरे क्या है ना यूसुफ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं पिंक कलर के फैदर पहनूँ या कुछ और पहनूँ। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि अरे तुम तो कुछ भी पहन लो, बहुत ही सुंदर लगती हो, तुम्हारे ऊपर सब कुछ सूट करता है। और बस फिर वो अपने सॉक्स भी उतार देते हैं और फटाक से बेड पे कूद पड़ते हैं। तो उसके बाद में ज़ीदा मुस्कुराती है, हंसती है और उनके सारे कपड़े इकट्ठे करके विंडो से बाहर फेंक देती है। ये देख के मिस्टर यूसुफ एकदम खड़े हो जाते, बोलते अरे तुमने क्या किया, मेरे सारे कपड़े सड़क पे फेंक दिए। तो ज़ीदा बोलती है भाई ऐसे चल। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं अरे ये क्या तरीका है, कम से कम मुझे कुछ कपड़े ही दे दो। तो बोलती है कि यहाँ सब भाग जाओ वरना शोर मचाऊंगी कि तुमने मुझे छेड़ा है। और ऐसा बोलकर वो उन्हें घर से निकाल देती है और मिस्टर यूसुफ बड़बड़ाते रहते हैं कि इन लोगों को तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए और उनके फर्नीचर को तो सड़क पे फेंक देना चाहिए, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। और फिर वो सीधा जोर जोर से अपने घर का दरवाज़ा पीटने लगते हैं कि आरिफ आरिफ दरवाज़ा खोल। आरिफ वो सोचता है पता नहीं क्या हो गया और फिर एकदम आरिफ दरवाज़ा खोलता है। तो उनकी हालत देखकर उसे हंसी तो आ रही होती है, लेकिन वो उसे कंट्रोल करता है और कहता है कि ये सब क्या है, क्या नए टेनेंट जो है उनसे झगड़ा हो गया क्या आपका। तो बोलता है अरे तू मेरे सामने से हट, तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, हट मेरे सामने से। और फटाफट अपने कपड़े पहनने लगते हैं। और इधर ज़ीदा देखती है कि एक कबाड़ी वाला कपड़े ले जा रहा होता है मिस्टर यूसुफ के। तो कहती है अरे रुक जा, तो ऑनर के कपड़े मत ले जाओ। और इतने में मिस्टर यूसुफ आ जाते हैं, अपने कपड़े उठाने लगते हैं। तो ज़ीदा मजे लेने लगती है और बोलती है कि अरे यूसुफ वहाँ पर तुम्हारे सॉक्स गिरे हैं, वो भी ले लो। ईश्वर किसी को ऐसा दिन ना दिखाए कि सड़क पर से अपने कपड़े बटोरने पड़े। वैसे गाइस मैं सोच रही थी कि ज़्यादा मज़ा तो तब आता अगर आरिफ भी डोर ओपन ना करता और इन्हें ऐसे ही भागना पड़ता बिना कपड़ों के। ज़ीदा ने इनके साथ वाकई अच्छा नहीं करा, एक तो बेचारे इतना भलाई कर रहे थे, ऊपर से इनको ऐसे ही भगा दिया घर से। बताओ ये भी कोई बात हुई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर और मिस्टर एनबर्ग लकड़ियाँ बीन कर लाते हैं और तभी बाहर कहती है कि पापा इतनी लकड़ियाँ बहुत रहेंगी। तो मिस्टर एनबर्ग बोलते हैं कि हाँ बेटा बहुत है, अगर नहीं रहेंगी तो हम और तोड़ लाएंगे। निशान और डोरो कभी भी झूला झूल रहे थे, तो इतने में निशान बोलती है कि मम्मा हम भी लकड़ियाँ डाल सकते हैं उसके अंदर। तो बोलती है हाँ बेटा डाल लेना बाद में। तो इसके बाद में इतनी देर में बाहर के स्वेटर में कोई कीड़ा घुस जाता है, तो वो उछलने कूदने लगती है कि अरे अरे अरे। तो मिस्टर एनवर देखते हैं, फिर बोलते हैं अरे अरे चला गया, आराम से बैठ जाओ। और ये देख करके निशान और डोरक तो खूब हंसने लगते हैं।
इसके बाद बाहर और मिस्टर एनवर वहीं किसी लकड़ी पे बैठ जाते हैं और वो बीच बीच में उनके कंधे पर सिर भी रख लेती है प्यार से। फिर मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि हाँ पापा मैं ठीक हूँ। फिर बोलते हैं कि इन बच्चों को तो देखो कितने खुश हैं, तो बाहर कहती है कि हाँ पापा बच्चे होना सच में कितना अच्छा है। बच्चे छोटी छोटी खुशियों में कितना खुश हो जाते हैं और चाहे कितनी भी दुख और तकलीफ़ें हो सब भूल जाते हैं, पर हम यही करना भूल जाते हैं जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं। फिर बातों बातों में मिस्टर एनवर कहते हैं कि बाहर बेटा तुमने क्या सोचा है बच्चों के स्कूल के बारे में, कोई डिसीजन लिया? तो वो कहती कि नहीं पापा अभी तक मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया, पर मुझे कल तक हर हाल में डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं कि अरे बेटा वो साल भर की फीस तो भर ही रहे हैं, फिर दिक्कत क्या है? तो वो कहती है कि पापा आप नहीं जानते, वो दूसरे स्कूलों की तरह नहीं होते, ये प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, इनमें बहुत खर्चा होता है, कभी यूनिफॉर्म, कभी बच्चों की बुक्स, कभी खाने पीने का खर्चा, पता नहीं क्या क्या रोज़ नए नए खर्चे होते हैं, तो कैसे मैनेज होगा? फिर मिस्टर एनवर बोलते हैं कि कुछ दिनों में सार्क के भी तो पैसे आने वाले हैं। तो वो बोलती है कि पापा लेकिन आधे पैसे तो अली और उमर के हैं ना। पता है ज़ेदा को मैं जब भी ये बात कहती हूँ तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उन बच्चों को कहाँ इतनी ज़रूरत है, उनके पास तो पैसे हैं, इन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आखिर वो पैसे हैं तो उसके पापा के ही ना। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर सार्क से ज़्यादा ठीक तो मुझे उसकी दोनों पत्नियाँ ही लगी, एक दूसरे के बच्चे का भी सोचती हैं। फिर वो बच्चों की तरफ देखती है, उन्हें खुश देखती है, तो बोलती है पापा फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि कम से कम साल भर तक तो मैं उन्हें भेज ही दूँ, क्योंकि इंग्लिश तो थोड़ी बहुत सीख जाएंगे। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि हाँ बेटा ये तो बात सही है। फिर बोलती है कि मैं कुछ और जॉब कर लूँगी और शायद तेरी लॉटरी लग जाए। ये देख कर तो मिस्टर एनवर भी हंसते हैं। फिर वो कहती है लेकिन पापा इसके लिए आपको फिर लॉटरी खरीदनी पड़ेगी। पर फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर मैं उन्हें सिर्फ साल भर के लिए भेजूँगी और बाद में मैं स्कूल से निकाल लूँगी तो फिर उनका दिल और भी ज़्यादा टूट जाएगा, तो फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं बड़ी कन्फ्यूज़्ड हूँ। इतने में बाहर बच्चों को आवाज़ देने लगती है और जल्दी आओ बच्चों अभी आग बुझने वाली है। तो निशान आती है और छोटी छोटी लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के डालने लगती है, लेकिन डोरू आता है और एक छोटा सा बंडल उठाता है लकड़ियों का और पूरा का पूरा लकड़ी के ऊपर डाल देता है, जिससे कि वो वहीं के वहीं बुझ जाती है। तो निशान डांटने लगती है अरे तूने ये क्या किया, तेरी गलती है, तेरी वजह से आग बुझ गई। तो बाहर बोलती है अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तो अभी बहुत ही भोला है। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं अरे स्वीटहार्ट कोई बात नहीं, परेशान हो। बाहर बोलती है बेटा एक्चुअली मेरी ही गलती है, मैंने तुम दोनों को बताया नहीं कि थोड़ी थोड़ी लकड़ियां डालनी चाहिए, इसलिए ये सब हुआ। फिर वो बोलती है मम्मा अब हम कैसे इसे जलाएंगे? तो बाहर बोलती है पता नहीं बेटा। फिर एकदम से बोलती है अरे तुम्हारे नाना जी जलाएंगे ना, लो लो पापा लाइटर लो। तो मिस्टर एनवर बहुत ही रौब के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि हाँ एनवर सारी कैंडी इसे जलाएंगे, और फिर वो उसे जलाने में लग जाते हैं। लेकिन गाइस ऑफ कोर्स वो तो एक बार भी नहीं जलती फायरबॉल, और उसके बाद बोलते कि अरे अरे ये तो हवा बहुत चल रही है ना, वरना तो एक बार में ही जल जाती। और बाहर यहाँ वहाँ देखकर अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा घर की सफाई कर रही होती है, तभी कोई डोरबेल रिंग करता है। तो वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो आरिफ होता है, और आरिफ बोलता है कि ज़ेदा तुम्हें पता है मेरे पापा ने ये घर कैसे रेंट पर दिया है? वो बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है। फिर वो पूछता है कि क्या बाहर को भी इसके बारे में पता है? तो बोलती है नहीं नहीं, मैं कैसे बता सकती थी कि उसके पति का घर अब वो बन चुका है। गाइस आप लोग समझ रहे हो ना कि क्या बन चुका है। तो फिर आरिफ बोलता है कि हाँ हाँ इसे पता नहीं चलना चाहिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, और तुम्हें रेंट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मेरे पापा रेंट के बारे में बोले तो फिर से कह देना कि मैं तुम्हारे सारे कपड़े सड़क पर फेंक दूंगी। ये सुन करके वो थोड़ा हंस जाती है और थैंक यू बोलती है। लेकिन जब आरिफ जाने लगता है तो वो उसे एक बार फिर रोकती है और कहती है कि आरिफ अब तुम क्या करोगे जॉब के लिए? तो कहता है कि बस अब मैं कहीं जॉब ढूंढूंगा, कोशिश कर रहा हूँ। तो वो बोलती है यानी तुम अब किसी और के लिए काम करोगे? तो बोलता है हाँ क्यों, इसमें कोई बुराई है? तो कहती है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, एक्चुअली एमरे को ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि तुम क्यों नहीं करती? तो कहती है कि उसे अकाउंट्स वगैरह संभालने के लिए चाहिए कोई, क्योंकि वो नई ब्रांच खोल रहा है तो यहाँ कैफ़े पे ध्यान नहीं दे पाता, और वैसे भी उसकी मॉम ने जो कुछ भी किया उसके बाद मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, तो तुम क्यों नहीं चले जाते, अच्छे से मैनेज कर लोगे? तो बोलता है नहीं नहीं मैं ये मैनेज नहीं कर पाऊँगा। तो बोलती क्यों नहीं कर पाओगे? तुम्हें बाइंग और सेलिंग के बारे में अच्छे से पता है और तुम एक्सपर्ट हो ये काम, तो तुम आराम से कर लोगे। तो कहता है ठीक है मैं सोचूंगा इसके बारे में। तो बोलती ठीक है फिर मैं बात कर रही हूँ। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।